नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो वोकेबुलरी टेस्ट पर आधारित है और इसके अंतर्गत मैं टॉप 10 के बारे में चर्चा करता हूँ। टॉप 10 मेरे 10 प्रश्नों का एक संग्रह होता है जिसमें मैं 10 क्वेश्चन का आंसर जवाब देता हूँ और इसके अंतर्गत मैं नए नए वर्ड से आपको परिचित कराता हूँ। तो इसी टॉप 10 के अंतर्गत मेरा जो टॉपिक है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है और इसमें मैं आपको 10 नए वन वर्ड के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वन वर्ड का मतलब होता है वाक्यों के लिए एक शब्द, यानी कि मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी चीज़ के सब्स्टिट्यूट के बदले उस एक शब्द को क्या लिखा जाए, यही होता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मैं जो 10 नए शब्द हैं, जो 10 नए वर्ड हैं, इसको मैंने अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है और इस टॉप 10 को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। आज को मैं विषय या वस्तु से जोड़कर आपको इतना सरल ढंग से समझाऊंगा कि निश्चित रूप से आपको इसको याद करने की या रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरा वीडियो ही काफ़ी होगा और मेरा वीडियो ही आपको मतलब भविष्य में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको रिमाइंड करा देगा कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। तो चलिए अब मैं अपना जो टॉप 10 सीरीज़ 2 को स्टार्ट करता हूँ, जो कि वोकेबुलरी टेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है। लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या टैबलेट में जो भी यूज़ करते हो उसमें चालू कर लें। और यदि आपको मेरा यह वीडियो, मेरा यह प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने अमूल्य कमेंट से मुझे सुझाव देते रहिए ताकि मैं अपने आने वाले वीडियो को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकूं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं मैं अपना चैप्टर, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है। देखिए, मेरा पहला प्रश्न है बिगिनिंग ऑफ न्यू पीरियड इन हिस्ट्री। इसका मतलब होता है इतिहास में नए युग का आरंभ। इतिहास में नए युग का आरंभ, तो उसको क्या कहते हैं, उसको वन वर्ड एक शब्द में हम क्या कहेंगे। तो देखिए, इतिहास में क्या होता है कि जहाँ से एक नई चीज़ की शुरुआत होती है, एक नया चीज़ का आरंभ होता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो निश्चित रूप से उसको ही पूछ रहा है कि क्या कहते हैं। तो पहले मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर होता है, इसको हम बोलते हैं ईरा, ERA, ईरा। ईरा का मतलब होता है काल या कल्प। तो ईरा क्या होता है, अब देखिए ये ईरा शब्द जो होता है किसी भी क्षेत्र में आता है। जैसे हम जानते हैं कि जो पूरे कल्प को जैसे सतयुग में, कलयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में डिवाइड किया गया है, तो हर एक युग अपने आप में एक ईरा है। केवल ईरा का मतलब इतना ही नहीं होता है। अगर हम जीव विज्ञान का इतिहास जीव विज्ञान में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि जीवधारियों को भी कई कल्पों में बांटा गया है। जैसे उसमें आपने जुरासिक कल्प सुना होगा, जुरासिक इरा, ठीक है, ट्रायसिक इरा, कैम्बियन इरा, प्री कैम्बियन इरा। तो ये सब जो चीज़ें तो इरा होता है। तो इरा केवल इतने में ही संबंधित नहीं होता है। जैसे अगर स्त्रियों का नया युग आरंभ हो जाए तो उसको बोलते हैं वोमेन्स इरा, पुरुषों का नया युग आरंभ हो जाए तो उसको बोलते हैं मैंस इरा। तो इस प्रकार इरा का मतलब होता है कल्प या काल। तो यह क्या बताता है, यह बताता है कि किसी नई चीज़ का आरंभ हुआ है, किसी नए युग का आरंभ हुआ है, मतलब जिसका संबंध पुराने युग से नहीं है बल्कि एक नए रूप में वह समाज में हमारे सामने आया है, तो उसको हम ईरा बोलते हैं। यह इतिहास में अक्सर होता है। तो अक्सर एक नया कल्प आ जाता है, एक नए कल्प का निर्माण होता है, उसी को हम ईरा बोलते हैं। अब दूसरा देखिए, अ डिजीज़ फॉलिंग ऑन ग्रेट नंबर्स, मतलब कि वह बीमारी जो बहुत से लोगों पर फॉलिंग गिरती है मतलब जिसे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक का ऐसे हिंदी अर्थ होता है महामारी। तो महामारी के बारे में आप जानते होंगे कि महामारी जो होता है जब कभी आता है, कभी तो आता है, और जब आता है तो यह एक बहुत बड़े जनसमूह को अपने गिरफ्त में ले लेता है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस भी एक महामारी का मतलब रूप लिया था। वो भी, उसका भी रोग जो उत्पन्न हुआ था, उससे जो लोग प्रभावित हुए
वो सब लोग भी एपिडेमिक के शिकार हुए और इसको महामारी कहते हैं। तो एपिडेमिक जो होता है ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस के रूप में ही आया है, इतिहास में पहले भी यह आ चुका है, ठीक है। जो काले मौत मतलब ब्लैक डेथ या प्लेग के नाम से ही आया था, तो उससे भी बहुत सारे लोग मारे गए। तो अगर रोग किसी एक सिंगल व्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है, तो वह एपिडेमिक नहीं होता है। लेकिन अगर वही रोग, ठीक है, छुआछूत के माध्यम से, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से या स्पर्श के माध्यम से दूसरे लोगों में फैलता चला जाए, तो उससे क्या होता है कि एक बड़ा जनसमूह जो होता है वो बीमारी की चपेट में आ जाता है। तो उसी को ही हम एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है अ पीस ऑफ ग्रासलैंड, इसको हम मीडो कहते हैं, MEADOW, मीडो। अ पीस ऑफ ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान का एक भाग, घास के मैदान का एक भाग जो होता है जहाँ पे, ठीक है, मतलब पशुओं को चराया जाता है या उनको चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको ही हम मीडो बोलते हैं। इसको चरागाह बोला जाता है हिंदी में। तो चरागाह मतलब होता है चरने का जगह, जहाँ पे कैटल्स जो होते हैं, जो कैटल होते हैं वहाँ पे उनको जैसे चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो घास का मैदान तो बहुत मान लीजिए लंबा चौड़ा है, लेकिन घास के मैदान में वह भाग जहाँ पे पशुओं के लिए चरने की व्यवस्था किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, तो उसको ही हम मीडो कहते हैं, ठीक है। अब प्लेस ऑफ कीपिंग बर्ड्स, बर्ड्स चिड़ियाओं को रखने का स्थान, जैसे उसको बोलते हैं एवरी, एवियरी, AVIARY, एवरी। एवियरी जो है, एवियरी जो है वह मतलब चिड़ियों के रखने का स्थान होता है। चिड़ियों को मतलब आप लोग ने जू में देखा होगा कि जगह जगह चिड़िया, अनेक प्रकार के रंग बिरंगी चिड़िया और विचित्र प्रकार की चिड़िया या दुर्लभ चिड़िया, पक्षियाँ, ये सब पक्षियों को मतलब एक निश्चित जगह पर रखा जाता है, उनको पिंजरों में रखा जाता है। तो जो जू का वो भाग होता है उसको हम एवियरी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम एवियरी बोलते हैं, उसको जू नहीं बोलते हैं, बल्कि वो जू का एक पार्ट है। मतलब एवियरी अगर कह दिया जाए, इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम चिड़िया या पक्षी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे उनको रखा गया है, ठीक है। तो ये जू तो नहीं होता है, लेकिन ये जू का एक पार्ट है जहाँ पे केवल चिड़ियों को ही रखा जाता है, वहाँ पे अन्य पशु या मतलब को नहीं रखा जाता है, ठीक है। अ लॉन्ग जर्नी इन अ शिप, शिप पे एक लंबी यात्रा, शिप पे एक लंबी यात्रा को बोलते हैं वॉयज, वॉयज, VOYAGE, वॉयज। वॉयज होता है कि किसी शिप यानी कि जो पानी का जहाज़ होता है, अगर उसमें हम लंबी यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, काफ़ी दिन तक यात्रा करते हैं, महीनों तक यात्रा कर सकते हैं, तो उसको ही हम जल यात्रा बोलते हैं या इसको वॉयज बोला जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग समुद्री यात्री जो होते हैं महीनों महीनों बाहर रहते हैं, जैसे इसमें वास्को डी गामा, कोलंबस, इन सब लोगों ने वॉयज किया था, मतलब इन्होंने जल यात्रा किया था, ठीक है। एन अनमैरिड मैन, इसको बोलते हैं बैचलर, VACHELOR, बैचलर। एन अनमैरिड मैन मतलब जिसका विवाह न हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह न हुआ हो। यहाँ देखो अनमैरिड है, ठीक है, यहाँ पे केवल विवाह से मतलब है, तो जिस व्यक्ति का विवाह न हुआ हो उसको बोलते हैं बैचलर। तो इस शब्द को आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। तो बैचलर में होता है, बैचलर अगर कह देंगे तो ये अविवाहित पुरुषों के लिए होता है, ठीक है। और इसी का जो फेमिनिन जेंडर होता है, ठीक है, उसको मैडन बोलते हैं, मतलब जो अविवाहित महिलाएं होती हैं। यहाँ मैडन नहीं है बल्कि ये बैचलर है, ठीक है। अब देखिए समथिंग दैट हैपन्स बाई चांस, समथिंग दैट हैपन्स बाई चांस मतलब जो, ठीक है, किसी अवसर पर उत्पन्न हो जाता है या घटित होता है। अगर कुछ अचानक ही हो जाए, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सीडेंट, 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 एक्सीडेंट का होता है दुर्घटना, ठीक है। देखिए दो चीज़ होता है, एक एक्सीडेंट होता है, एक इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट घटना होती है और जबकि एक्सीडेंट होता है दुर्घटना
जो कि अचानक होती है। जब कोई चीज़ अचानक हो जाती है तो उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। और जो इंसिडेंट होता है वो मतलब कि कभी ऐसी घटना घटित हुई है, उसको कभी भी हम उसको हम रिकॉल कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वो इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट जो होता है वह अचानक नहीं होता है, बल्कि वह पूर्व नियोजित के अनुसार या ऐसा घटनाएं जो हुई रहती है उसको हम इंसिडेंट बोलते हैं। देखिए हमारे यहाँ इंसिडेंट से मतलब नहीं है, यहाँ एक्सीडेंट से मतलब है। एक्सीडेंट का मतलब होता है कि अचानक होने वाली घटना, अचानक होने वाली घटना को हम एक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है। वन हु लव्स मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मनुष्यता मतलब मनुष्य से प्रेम करता हो। मनुष्य से प्रेम करने वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, PHILANTHROPIST, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो व्यक्ति मनुष्य से प्रेम करता हो। यानी कि अगर मनुष्य होकर आप मनुष्य से प्रेम करें तो आप फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। ठीक है, आप मानव प्रेमी हैं या परोपकारी हैं, क्योंकि आप जो है एक मनुष्य से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब कि वे व्यक्ति जो मनुष्य मानवता का प्रेमी हो, उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, अब देखिए उसी का अपोजिट है, वह व्यक्ति जो मनुष्य से घृणा करता हो तो उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। MISANTHROPIST, मिसैंथ्रोपिस्ट। तो मिसैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो मनुष्यता से मतलब मनुष्य से घृणा करता हो, उसे क्लेश करता हो, द्वेष रखता हो, ईर्ष्या करता हो, वो सब होते हैं वन हु हेट्स मैनकाइंड। ऐसे व्यक्ति मनुष्यता से मानवता के दुश्मन होते हैं और वे उनसे घृणा करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एंजल्स और डीमन होते हैं। एंजल्स जो होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो अच्छे कार्य करते हैं, वो प्रेमी हो, मानव प्रेमी होते हैं, लेकिन उनको एंजल कहा जाता है। लेकिन डेमन क्या होता है? जो मनुष्य को हानि पहुंचाए, मनुष्यता को नष्ट करना चाहे, डेमन होते हैं, उसको मिसैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। अब जो मेरा लास्ट है वो है द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, मतलब कि किसी व्यक्ति द्वारा पहला दिया गया भाषण। जब कोई व्यक्ति पहली बार भाषण देने जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, यही पूछा गया है। तो पहली बार जो कभी भाषण कोई देने जाता है उसको बोलते हैं मैडन स्पीच, MAIDEN, मैडन स्पीच। ठीक है, मैडन स्पीच का मतलब होता है कि जो सबसे पहला भाषण हो। यानी कि अगर हम अपने जीवन में पहली बार, ठीक है, मंच पे खड़े होकर भाषण देते हैं तो वो हमारा मैडन स्पीच होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी भी मंच पे खड़ा होकर भाषण नहीं दिया। तो मैडन जो होता है वो सबसे पहला स्पीच होगा, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा जो कि उत्पन्न किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 10 नए शब्द जो होंगे आपको निश्चित रूप से याद हो गए होंगे, और ये 10 शब्द जो है वह आपके मतलब मेमोरी में नया शब्द आ गए हैं, और इन सब शब्दों का प्रयोग करके आप इनको जोड़कर नए नए शब्द और नए नए प्रकार से इसको जोड़कर नए नए वाक्य की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नए नए वाक्य की रचना अगर कर लेंगे तो आपको ये सब चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी और ये सब चीज़ें कभी नहीं भूलेंगी। तो आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो जो कि टॉप 10 टू जो वोकेबुलरी टेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आधारित था आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में चालू कर लें, ताकि जब भी मैं कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको हो जाए। तो अब मैं आपसे फिर अगले वीडियो में मिलूँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।